Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने जीएमडी जीएमआर के बारे में डिस्कशन किया था और इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के बारे में भी और उसके इम्पोर्टेंट फार्मूलेज भी हमने डिस्कस किए थे। अभी उसी सेशन को आगे कंटिन्यू किए हुए मैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बी शूट करने जा रहा हूँ। उसमें भी आपको इम्पॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट्स दिखाई देंगे, जैसे कि ट्रांसपोजिशन, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का रिमेनिंग पार्ट, और फिर हम आगे ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर आगे डिस्कशन जारी रखेंगे। ठीक है, तो पार्ट बी में सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? फॉर इक्विलैटरल स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ अनट्रांसपोज थ्री फेज लाइन वी हैव बैलेंस रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड नो कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस एट जीएमडी विल बी सेम। तो देखो ये इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले मैं आपको अगर ट्रांसपोजिशन के बारे में बताऊँ तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या है? एक सर्टन डिस्टेंस पे, सपोज ये एक मेरा एक फेज जा रहा है, ये मेरा दूसरा फेज जा रहा है और ये तीसरा फेज जा रहा है, ए बी सी। तो ये ए फेज को मैं डाइवर्ट करूँ ऐसे, ठीक है, बाद में मैं बी फेज को भी ऐसे डाइवर्ट करूँ, एक सर्टन डिस्टेंस पे मेरा डाइवर्जेंस यहाँ पे जारी रहेगा। अभी देखो ये एक फेज, इसका पूरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा फेज है, ठीक है, तो दूसरा फेज मेरे को अगर जारी रखना है तो दूसरा फेज देखो मैं कैसे जारी रखूँगा, ये ऐसे करके, और बाद में ये तीसरा फेज ये मेरा यहाँ पे, ये सबसे नीचे वाला पार्ट यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला पार्ट और बाद में सबसे बीच वाला पार्ट। तो देखो हर एक डिस्टेंस, मतलब एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ डिस्टेंस पे हर एक कंडक्टर का जो पोजीशन है वो हमारा बदल रहा है एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तो ये करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तो हमें ज़रूरत पड़ती है टू अवॉइड द रेडियो इंटरफेरेंस। रेडियो इंटरफेरेंस जो हमारा क्रिएट हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए हम ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, और उससे हमें और बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? हमारा वोल्टेज जो है वो इक्वल हो जाता है, मतलब एट अ सर्टन पॉइंट आपका वोल्टेज इक्वल हो रहा है, तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? हमको बैलेंस वोल्टेज वहाँ पे मिल रहा है और कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस भी हमारा यहाँ पे निग्लिजिबल हो रहा है। ठीक है, तो फॉर इक्विलैटरल स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ अनट्रांसपोज थ्री फेज लाइन, अभी ये तो ट्रांसपोज लाइन थी, अभी मेरा लाइन अगर अनट्रांसपोज रहेगा लेकिन स्पेसिंग मेरा इक्विलैटरल है, तो उस स्पेसिंग में मेरे को बैलेंस रिसीविंग एंड वोल्टेज मिलेगा और कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस भी मुझे नहीं मिलेगा अगर उसका जीएमडी सेम रहेगा। तो इक्विलैटरल स्पेसिंग होगी तो आपको ट्रांसपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर अनइक्विलैटरल स्पेसिंग आपको ट्रांसपोजिशन करके आपको अचीव करना पड़ेगा बैलेंस रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड नो कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन कब करते कब नहीं करते ये आपको इधर से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते। हमारा एक क्वेश्चन आपको उसके ऊपर दिखाई दे रहा है, इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फॉर अ लेंथ ऑफ, यहाँ पे लेंथ है, ठीक है, फॉर अ लेंथ ऑफ 400 किलोमीटर अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आर एल आर जो है आर फेस का इंडक्टेंस 30 मिली हेनरी, वाई फेस का 20 एंड आपको बी फेस का ये मिली हेनरी में, ठीक है, और ये 25 मिली हेनरी। व्हाट विल बी द इंडक्टेंस ऑफ ईच ट्रांसमिशन लाइन आफ्टर ट्रांसपोजिंग? तो हर एक ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस ट्रांसपोजिशन के बाद क्या होगा? अभी हमारा इंडक्टेंस भी इक्वली डिवाइड होगा, तो हमारा इंडक्टेंस हर एक ट्रांसमिशन लाइन का क्या रहेगा, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा आपको। इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मेरे को एवरेज निकालना पड़ेगा 30 + 20 + 25 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा 75/3, दैट इज़ 25 मिली हेनरी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमको फाइंड आउट करना आना चाहिए। देखो अभी इंडक्टेंस यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशंस के बहुत सारे बेनिफिट्स है, हर एक पैरामीटर आपका इक्वली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस रिवीजन सेशन में। अभी आगे बढ़ते,
कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विथ आइसोलेटेड अर्थ प्लेन। ठीक है, तो ये सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम का कैपेसिटेंस है, ये एक वायर है, उसके बीच में कैपेसिटेंस हमको चाहिए, मतलब फेज कैपेसिटेंस या लाइन कैपेसिटेंस। तो ये हमारा लाइन कैपेसिटेंस है, तो ये होगा पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय ln d बाय आर। तो ये जो है ना, यहाँ आर डैश नहीं लेते, यहाँ पे सिर्फ रेडियस लेते। उधर हमको इंटरनल इंडक्टेंस पिक्चर में आता था, इसलिए आर डैश लेते थे इंडक्टेंस के केस में। ये कैपेसिटेंस के केस में इधर सिर्फ हम रेडियस ले रहे, तो फैरेड पर मीटर में ये वैल्यू आएगी। इसका डेरिवेशन आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चार्जिंग करंट निकालना न्यूमेरिकल में अगर पूछा तो IC, आपका कैपेसिटर का लाइन चार्जिंग करंट IC, ये रहेगा आपका V बाय XC दैट इज इक्वल्स टू V बाय 1 बाय ओमेगा C। तो ये क्या होगा, V इंटू ओमेगा C दैट इज ओमेगा C VPH, V पर फेज है ये, तो ओमेगा C AB VPH, ये लाइन कैपेसिटेंस इंटू VPH, एम्पियर पर किलोमीटर में आपको चार्जिंग करंट मिल जाएगा। ठीक है, अभी कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडक्टर टू न्यूट्रल आपको अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, न्यूट्रल फेज टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस, ये 2 टाइम्स ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस रहता है, ये आपने पढ़ा होगा बराबर। हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कैपेसिटेंस का यहाँ पे डबल हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर टू न्यूट्रल हमको चाहिए, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय ln d बाय आर फैरेड पर मीटर। सो इन केस ऑफ कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको थ्योरी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। द एक्चुअल रेडियस ऑफ कंडक्टर इज कंसिडर्ड, वेयर एज इन इंडक्टेंस कैलकुलेशन इमेजिनरी रेडियस इज यूज ड्यू टू इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे हम रेडियस ले रहे और इंडक्टर के पार्ट में हमको यहाँ आर डैश ले रहे इंडक्टेंस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी आगे का पार्ट क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ 3 फेज 3 वायर ट्रांसमिशन लाइन। तो ये क्या होगा, पर फेज कैपेसिटेंस आपको चाहिए तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाय ln GMD बाय आर, ये ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस है कंडक्टर टू कंडक्टर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कंडक्टर फैरेड पर मीटर में। XC पर फेज निकालना अगर किसी ने पूछा तो 1 बाय ओमेगा C पर फेज करेंगे आप, ओम पर किलोमीटर में आएगा बराबर। कैपेसिटिव ससेप्टेंस अगर किसी ने पूछा तो BC पर फेज क्या होगा, ओमेगा C पर फेज होगा, वो महो पर किलोमीटर में रहेगा। चार्जिंग करंट आपको अगर किसी ने पूछा IC पर फेज, तो ये रहेगा VPH ओमेगा C पर फेज दैट इज एम्पियर पर किलोमीटर। रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय ट्रांसमिशन लाइन अगर किसी ने पूछी तो वो QC पर फेज होगी VPH स्क्वायर बाय XC पर फेज दैट इज VPH स्क्वायर इंटू ओमेगा C पर फेज। और QC 3 फेज आपको किसी ने पूछा तो 3 VPH स्क्वायर ओमेगा C पर फेज, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये पर फेज वैल्यू है इसीलिए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑन ट्रांसमिशन लाइन। हर एक पैरामीटर्स का क्या इफेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लेंथ ऑफ पावर लाइन अगर इंक्रीज हुआ तो, लेंथ ऑफ पावर लाइन इंक्रीज, तो आपका लेंथ अगर इंक्रीज होगा, इफ लेंथ इंक्रीजेस तो उससे हमको क्या, हमको पता है R इक्वल टू रो L बाय ए, तो लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो R इंक्रीज हो रहा है आपका, लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो L इंडक्टेंस L भी इंक्रीज होगा, XL इंक्रीज होगा। ठीक है, C कैपेसिटेंस C भी आपका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लेंथ ऑफ पावर लाइन आपकी बढ़ रही है, तो C इंक्रीज हो रहा है तो C आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू XC रहता है, तो XC आपका डिक्रीज होगा और आपका लाइन कैपेसिटेंस IC, ये आपका कैपेसिटिव करंट, लाइन कैपेसिटिव करंट IC, ये भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, IC पर फेज में इसका वैल्यू हम लेते। अभी आगे बढ़ते, लेंथ के बारे में हमने डिस्कस किया, रेडियस ऑफ कंडक्टर अगर बढ़ेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो हम डिस्कस करते। कंडक्टर का रेडियस अगर मैंने बढ़ाया तो फिर मेरे को क्या इम्पैक्ट आएगा। तो देखो लेंथ का फॉर्मूला क्या है आपका, रेडियस ऑफ कंडक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
लेंथ के बारे में हमने पहले डिस्कस किया। रेडियस का इफेक्ट आपका इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पे रहेगा। तो यल आपका इंडक्टेंस, ये आपका रहेगा ln GMD/GMR, ठीक है, ये हम लेते। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस बढ़ रहा है और ये ln वाली टर्म है, तो आपका GMR यहाँ पे बढ़ रहा है, रेडियस ऑफ कंडक्टर मेरा बढ़ रहा है, तो मेरे को इंडक्टेंस की वैल्यू मेरी कम होगी। और कैपेसिटेंस क्या रहता है, 1/ln GMD/GMR बराबर। यहाँ पे मेरा अगर ज्योमेट्रिक मीन रेडियस आपका बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंडक्टेंस कम हो रहा है, ठीक है, L कम हो रहा है, C कैपेसिटेंस आपका बढ़ रहा है, ठीक है, XC आपका कम होगा फिर, और लाइन चार्जिंग करंट IC ये भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अभी और मेरे को डिस्कस करना है, रेडियस तो हमने डिस्कस कर लिया, अभी इधर ही मैं डिस्कस करता हूँ, ये रब कर देता हूँ पार्ट, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर मेरा बढ़ गया तो क्या इम्पैक्ट आएगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो फिर मेरे को क्या इम्पैक्ट आएगा, तो मेरा स्मॉल इंक्रीमेंट होगा रेजिस्टेंस में। क्यों, ड्यू टू स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फिर स्किन इफेक्ट आपका, उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। एक्सेल भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी एक्सेल आपका क्या रहता है 2πfl, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सेल बढ़ेगा। एक्सी मेरा कम होगा, एक्सेल बढ़ेगा तो एक्सी डेफिनेटली मेरा कम होगा इधर, और मेरा IC चार्जिंग करंट भी यहाँ पे इंक्रीज़ होगा अगर मेरा सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो। अभी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस किया, सप्लाई वोल्टेज अगर मेरा इंक्रीज़ हुआ तो सप्लाई वोल्टेज अगर मेरा इंक्रीज़ होता है तो रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इस पे मेरे को कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा सप्लाई वोल्टेज की वजह से। लेकिन वोल्टेज मेरा बढ़ रहा है तो मेरा फेरेंटी इफेक्ट बढ़ रहा है, तो फिर मेरा IC लाइन चार्जिंग करंट इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरा यहाँ पे रह गया, वो भी डिस्कस करते। डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस अगर मेरा इंक्रीज़ हुआ तो फिर डेफिनेटली मेरा कैपेसिटेंस कम होगा, बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस जैसे दो कंडक्टर के बीच में बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा, XC बढ़ेगा, लाइन चार्जिंग करंट कम होगा, कैपेसिटेंस कम हो रहा है तो मेरा इंडक्टेंस यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। और क्योंकि इंडक्टेंस क्यों बढ़ेगा, इंडक्टेंस क्या है, प्रोपोर्शनल टू ln GMD/GMR, ठीक है। डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है इधर तो इंडक्टेंस भी मेरा बढ़ेगा, ठीक है, एक्सेल भी मेरा बढ़ेगा। और डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर बढ़ रहा है तो R पे कोई इम्पैक्ट आएगा क्या, रेजिस्टेंस पे नहीं, ये मेरा कांस्टेंट है, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी तक हमने ये जो भी डिस्कशन किया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा भी पैरामीटर के ऊपर ये बढ़ेगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके ऊपर स्टेटमेंट आपको देते और फिर बताओ बोलते बोथ 1 and 2 ट्रू, 1 and 3 ट्रू, ऐसे करके पूछते और आपको कंफ्यूज करते, तो आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते, गैलोपिंग, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर। गैलोपिंग क्या होता है, इट इज़ लो फ्रीक्वेंसी लार्ज एम्पलीट्यूड विंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन। लो फ्रीक्वेंसी रहती है इसकी, बहुत एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा रहती है, और विंड इंड्यूस वाइब्रेशन ही है, वाइब्रेशन होता है जब विंड आती है ट्रांसमिशन लाइन पे, ठीक है। तो कंडक्टर स्विंग होता है, कॉजिंग रिस्क ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन, जिसको हम गैलोपिंग बोलते हैं। तो ये हमको वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, कंडक्टर के वाइब्रेशन को जो विंड की वजह से आ रही है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, स्टॉक ब्रिज डैम्पर्स लगाओ। स्टॉक ब्रिज डैम्पर्स से आप ये विंड को हटा सकते, मतलब विंड नहीं हटा सकते, लेकिन विंड की वजह से होने वाला जो कंडक्टर वाइब्रेशन है उसको आप इजीली हटा सकते हैं। स्टॉक ब्रिज डैम्पर्स ये एब्जॉर्ब कर लेगा वो वाइब्रेशंस, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। अ ट्रांसमिशन लाइन हैविंग अ डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड उसका रिलेटिव परमिबिलिटी 5 दिया है, प्रोड्यूस इंटरनल इंडक्टेंस ऑफ 0.06 माइक्रो हेनरी पर मीटर
इफ इट इज़ रिप्लेस बाय एन ACSR कंडक्टर विच हैज़ आपका रिलेटिव परमेबिलिटी 8 विथ सेम साइज, देन इंटरनल इंडक्टेंस विल बी डैश डैश माइक्रो हेनरी पर मीटर। तो देखो आपका इंटरनल इंडक्टेंस एल इंटरनल प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमेबिलिटी रहता है। तो यहाँ पे इंटरनल इंडक्टेंस आपका प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमेबिलिटी आपको दिया हुआ है। तो आपको एल इंटरनल 1 डिवाइडेड बाय एल इंटरनल 2 ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, μr1 बाय μr2, एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसीलिए एल इंटरनल 1 मेरा क्या है, तो यहाँ पे दिया है 0.06 माइक्रो हेनरी पर मीटर, ये यूनिट ध्यान रखो। एल इंटरनल 2 μr1 मेरे को क्या दिया है 5 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो एल इंटरनल 2 हमको निकालना है, वो होगा 8/5 इंटू 0.06 माइक्रो हेनरी पर मीटर में। तो ये होगा आपका 8 6 48, मतलब 0.048, ठीक है, 0.48 सॉरी 0.48 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे 5 9 45, ठीक है, और 3 आपका 5 6 0.096 माइक्रो हेनरी पर मीटर, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते, तो अच्छे से ध्यान में रखो। अभी हम आगे बढ़ते। पावर एंगल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए पावर एंगल मेरा 0 to 5 डिग्री रहेगा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए 5 to 15 डिग्री एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए 15 डिग्री एंड अबोव। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से आप ये नोट करो, MCQ में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते। ABCD कॉन्स्टेंट्स आपको दिए गए 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन के A एंड D की वैल्यू दी है, B और C की वैल्यू दी है, सेंडिंग एंड वोल्टेज दिया है 400 kV, रिसीविंग एंड वोल्टेज आपको निकालना है अंडर नो लोड कंडीशन। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड कंडीशन दैट इज इक्वल्स टू सेंडिंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय A, ये फॉर्मूला है। कहाँ से आया, तो आपको पता है VS इक्वल टू AVR प्लस BIR, ठीक है, और IS क्या रहेगा CVR प्लस DIR। तो आपको क्या निकालना है, VR निकालना है लो लोड पे। तो ये IR जब आपका 0 रहेगा तब आपका VR नो लोड पे आएगा, बराबर ना, नो लोड पे 0 रहेगा IR, तो VR क्या रहेगा VS बाय A। तो यही आपका फॉर्मूला है। VS मेरा क्या है इधर, तो VS मेरे को दिखाई दे रहा है सेंडिंग एंड वोल्टेज 400 kV, ठीक है, और पैरामीटर A की वैल्यू दी है 0.8 एंगल 1। तो ये 400 बाय 0.8 मतलब आपका आएगा 4000 बाय 8 एंगल -1 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 500 एट एन एंगल ऑफ -1। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज अंडर नो लोड कंडीशन आपको मिल गया, ठीक है। सेंडिंग एंड वोल्टेज देखो 400 kV था, रिसीविंग एंड वोल्टेज 500 kV मिला, क्योंकि नो लोड पे आपका फेरेंटी इफेक्ट होता है। तो फेरेंटी इफेक्ट क्या बोलता है, VR ग्रेटर देन VS। तो फेरेंटी इफेक्ट की भी रिवीजन आपकी हो गई, यहाँ पे आपको मिल रहा है नो लोड पे फेरेंटी इफेक्ट आपका हो रहा है, ठीक है। अभी आगे हम डिस्कशन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है ना आपका, वो वेवलेंथ पे डिपेंड रहता है, लेकिन अगर आपका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा तो फिर वो फिजिकल लेंथ पे डिपेंड होता है। ये नोट करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर। तो ट्रांसमिशन लाइन आपको दिया हुआ है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो उसकी लेंथ कैटेगराइज की गई है ऑपरेटिंग वोल्टेज और इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस। इसके ऊपर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन मिनिमम फ्रेम होता ही है। ये जो 9 आपके MCQ इधर से फ्रेम हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये टेबल आपको नोट करना है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन उसकी लेंथ क्या रहेगी 0 to 80 किलोमीटर, 80 से 200 किलोमीटर तक आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है और ग्रेटर दैन 200 किलोमीटर आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 0 to 20 kV होगा तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगी,
20 to 100 kV के लिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होगी और ग्रेटर देन 100 kV के लिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रहेगी। और कैपेसिटेंस का इफेक्ट कहाँ कंसीडर होता है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस इफेक्ट कंसीडर नहीं होता, ठीक है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस आपका लम किया जाता है, ठीक है। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन 20 to 100 kV एंड ग्रेटर देन 100 kV आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लो, ठीक है। और कैपेसिटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के, लंप रहेगा आपका मीडियम के लिए और कंसीडर ही नहीं होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अभी वेवलेंथ अगर आपका कंसीडर हुआ तो आपका लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो 4000 किलोमीटर पर सेकंड के नीचे अगर आपका ये प्रोडक्ट आता है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रहेगा। 4000 to 10,000 किलोमीटर पर सेकंड के लिए प्रोडक्ट आएगा तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और ग्रेटर दैन 10,000 किलोमीटर पर सेकंड के लिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आपका रहेगा। अभी मॉडलिंग हम देख रहे हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए मॉडलिंग क्या है, कैपेसिटेंस तो आपका यहाँ पे निगलेक्ट हो रहा है क्योंकि लेंथ बहुत स्मॉल है ट्रांसमिशन लाइन की, बराबर। तो लेंथ स्मॉल है, 0 to 80 किलोमीटर है, बराबर। तो उसके लिए आपका कैपेसिटेंस निगलेक्ट हो रहा है। तो ये आपका सर्किट है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस शो किया हुआ है, मतलब इम्पिडेंस यहाँ पे शो किया गया है टोटल। सी तो आपका निगलेक्ट हुआ। ये सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, रिसीविंग एंड करंट। तो ABCD पैरामीटर मेरा क्या रहेगा, 1Z01 रहेगा। तो A इक्वल टू D रहेगा, तो विच इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, सिमेट्रिकल नेटवर्क है। B इक्वल टू Z, ये मेरा ओम में आ रहा है। C इक्वल टू ये मेरा 0 है, और AD माइनस BC इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है AD माइनस BC, ये मेरा 1 आ रहा है। तो अगर ये 1 आता है तो मेरा रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है, तो ये रेसिप्रोकल नेटवर्क हो रहा है और नेटवर्क सिमेट्रिकल है अगर A इक्वल टू D आता है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडलिंग में आपका नेटवर्क सिमेट्रिकल भी है, रेसिप्रोकल भी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सिमेट्रिकल कब होता है, A इक्वल टू D, और रेसिप्रोकल कब होता है, AD माइनस BC इक्वल टू 1 रहना चाहिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, मॉडलिंग ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। उसके लिए 80 to 100 किलोमीटर मेरा लेंथ रहेगा, 20 to 100 kV मेरा वोल्टेज रहेगा। कैपेसिटेंस में कंसिडर करूँगा लेकिन लम कैपेसिटेंस वो रहेगा, लम्प रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो सेंडिंग एंड C मॉडल, रिसीविंग एंड C मॉडल, नॉमिनल T और नॉमिनल पाई, ये 4 टाइप्स आते हैं मॉडलिंग ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। तो सेंडिंग एंड C मॉडल मतलब अनकॉम्पेंसेटेड मोड, और रिसीविंग एंड C मॉडल मतलब एन कंडेंसर मॉडल है, ये ओवर कॉम्पेंसेटेड मॉडल उसको हम बोलते हैं। ये भी आप नोट कर लो। तो सेंडिंग एंड C मॉडल में देखो कैपेसिटेंस आपका सेंडिंग एंड पे लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे एडमिटेंस देखो, एडमिटेंस से मैंने यहाँ पे शो किया है और R और L दिखाया है। तो उसका ABCD पैरामीटर क्या रहेगा, 1ZY 1 + YZ। तो देखो 1ZY 1 + YZ। तो A इक्वल टू D है क्या यहाँ, नहीं, तो ये अनसिमेट्रिकल नेटवर्क है। AD माइनस BC इक्वल टू 1 है, तो ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं रिसीविंग एंड C मॉडल। रिसीविंग एंड C मॉडल में यहाँ पे R रेजिस्टेंस इंडक्टेंस मतलब पूरा इम्पिडेंस मैंने लिया, और C कैपेसिटेंस रिसीविंग एंड में लगाया। तो यहाँ पे भी A नॉट इक्वल टू D है, देखो 1 + YZ ZY1, ठीक है। इसके रिवर्स तो देखो 1 + YZ1 इसके रिवर्स आ रहा है, जहाँ पे A मेरा यहाँ पे D है और D मेरा A है। तो इसको कंपेयर करते हुए आप इसको लर्न कर सकते हो ABCD पैरामीटर्स। अभी नॉमिनल T मॉडल में देखो मेरा इम्पीडेंस जो है ना वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, और एडमिटेंस बीच में आता है। याद रखो, इम्पीडेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एडमिटेंस बीच में आया। ABCD पैरामीटर मेरा क्या हुआ फिर, 1 + YZ/2, Z इन ब्रैकेट 1 + YZ/4, Y 1 + YZ/2। तो यहाँ पे A इक्वल टू D मतलब ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है, AD माइनस BC इक्वल टू 1 ये रेसिप्रोकल नेटवर्क भी है, नॉमिनल T मॉडल।
तो इसको ध्यान रखो, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछे जा सकते, डायरेक्टली आपको पूछे जा सकते कि नॉमिनल टी मॉडल के लिए बी पैरामीटर बताओ, नहीं तो सी बताओ, ठीक है। तो आपको याद रहना ही चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। या तो आपको शॉर्ट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग के लिए आपको लंप होता है, कैपेसिटेंस की डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो पूछा जाएगा, या लेंथ पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज पूछा जाएगा। अगर वो नहीं पूछा गया तो ये ABCD पैरामीटर्स पूछा जाएगा। कुछ तो आपको इधर से पूछना ही है, आपके 2 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। आज का जो भी सेशन है ना, तो आपके 2 या 4 मार्क्स, मिनिमम 2 मार्क्स, मैक्सिमम 4 से 6 मार्क्स आप सिक्योर कर रहे हो। तो अच्छे से देखो सेशन, ठीक है। A=D सिमेट्रिकल नेटवर्क, AD - BC = 1 रेसिप्रोकल। नॉमिनल पाई मॉडल में देखो, यहाँ पे इम्पिडेंस मैंने एक ही जगह पे शो किया है और एडमिटेंस मेरा 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हुआ है। तो ABCD पैरामीटर्स क्या हुआ, 1 + YZ/2 Z, Y इन ब्रैकेट 1 + YZ/4, 1 + YZ/2। तो ये A=D सिमेट्रिकल नेटवर्क रहेगा, AD - BC = 1 ये रेसिप्रोकल नेटवर्क रहेगा, ठीक है। तो नॉमिनल टी, नॉमिनल पाई मॉडल भी हमने डिस्कस किया। अभी ABCD पैरामीटर्स एक ही टेबल में अभी मैं आपको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं और सेशन को एंड अप करते हैं, ठीक है। तो ABCD पैरामीटर्स ऑफ सेंडिंग एंड सी मॉडल क्या रहेगा मेरा, 1 Z Y 1 + YZ। रिसीविंग एंड सी मॉडल के लिए ABCD पैरामीटर्स रहेगा 1 + YZ Z Y 1, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए मेरा ABCD पैरामीटर रहेगा ABCD 1 Z 0 1। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पाई मॉडल के लिए मेरा क्या रहेगा, 1 + YZ/2 Z, Y इन ब्रैकेट 1 + YZ/4, 1 + YZ/2। और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन टी मॉडल के लिए क्या रहेगा, 1 + YZ/2 Z इन ब्रैकेट 1 + YZ/4, Y 1 + YZ/2। तो इस तरह से ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर्स, उसके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस, उसकी आपकी ऑपरेटिंग लेंथ, ठीक है, ये सब कुछ हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया। GMD GMR का बचा हुआ पार्ट डिस्कस किया, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, इम्पॉर्टेंस जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी हमने रिवाइज कर लिए। तो मिलते हैं अभी अगले वाले सेशन में। आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, अच्छे से मेरे को फीडबैक दो ताकि आगे के लिए मेरा मोटिवेशन जारी दिखे, ठीक है। तो मिलते फिर अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।